नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। बंगाल चुनाव में सारी हदें पार करने वाले ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भड़का है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की जवाब देने में हालत खराब है। तो कैसे ममता बनर्जी के दांव ने भाजपा की नींव हिला दी है और बंगाल नतीजे कैंसिल होने की नौबत आ गई है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, क्या बंगाल चुनाव में हद पार करने वाले ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट में फंस गए हैं? बहुत बुरा फंस गए हैं। और बंगाल चुनाव के नतीजे किस तरीके से मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाले हैं, इसके लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए। खबर निकलकर सामने आई है सुप्रीम कोर्ट से। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त भड़का है और इतना भड़का है कि अब तक की सबसे तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने यहां तक कह दिया है कि ये बहुमत की तानाशाही है। मतलब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुमत के दम पर तानाशाही चलाई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हद तो तब पार हो गई कि जब बंगाल चुनावों में मुख्य चुनाव आयुक्त ने सारी की सारी मर्यादा पार करके रख दी है। एक तरफ बंगाल चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए, दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस्तीफा देने के लिए नहीं तैयार है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुनवाई हुई है और सुनवाई के बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट भड़का है। आपको बता दें कि शिवानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में सीजीआई को भी शामिल किया गया, लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के दम पर अध्यादेश लाकर नियुक्ति पैनल से सीजीआई को बाहर कर दिया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट भड़का है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आखिर क्यों सीजीआई को मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से हटाया गया है, इसका जवाब तो मोदी सरकार को देना ही होगा। मतलब साफ हो चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव की धांधली की जड़ को पकड़ लिया गया है, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो हर बार ज्ञानेश कुमार पर सवाल खड़े होते हैं। और ज्ञानेश कुमार किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं, आप जानती हैं। फिलहाल अगर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति पैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन फिर भी ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए किस तरीके से मोदी शाह ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया, आप जानती हैं। फिलहाल इसी को लेकर अब पेच फंस गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के खिलाफ सुनवाई शुरू कर दी है। खबर निकलकर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सबसे जरूरी है और इस पर सबसे पहले सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से इस सुनवाई को टालने की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई है, उसके बाद से अब मोदी सरकार की जवाब देने में हालत खराब हो गई है, क्योंकि सीजीआई को मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से क्यों बाहर किया गया, इसको लेकर मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि अगर आप इतने निष्पक्ष हैं तो सीजीआई को हटाने का मतलब ही क्या बनता है। आपको बता दें शिवानी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश शर्मा की बेंच बैठी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त कभी भी प्रधानमंत्री का आदमी नहीं हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को किसी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसी पर जब सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने दलील देते हुए कहा कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो अपने फायदे के लिए कानून का इस्तेमाल करती है और स्वतंत्र चुनाव आयोग की मांग को भूल जाती है। इसी पर जस्टिस ने एक टिप्पणी की और ये टिप्पणी अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। आपको बता दें कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि ये तो चुने हुए लोगों की तानाशाही है, तो वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कह दिया कि बहुमत की तानाशाही नहीं चलेगी। तो आप समझ सकती हैं कि बहुमत के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल किया, अब वो खेल
उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल चुनाव के नतीजे अब भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाले हैं। आपको बता दें शिवानी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो वकील फरसात हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति पैनल है, इसमें लेजिस्लेचर यानी कि जो संसद का बहुमत है 2/3, उसके तहत लोगों को ऐड किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अपने विवेक से मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मीटिंग में रहेगा तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के होने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको बता दें, इसी सुनवाई के दौरान जब बहस शुरू हुई तो यहां तक कह दिया गया कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में सिर्फ 3 लोगों को रखा जाए। ये संख्या बढ़ाकर 4 से 5 तक हो सकती है। और सबसे जरूरी है, जो वकील फरसात ने कहा कि सीजीआई का इस नियुक्ति पैनल में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सीजीआई एक निष्पक्ष आदमी है। सीजीआई किसी पार्टी से भी नहीं जुड़ा हुआ है, और अगर सीजीआई इस नियुक्ति पैनल में होगा तो वो प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की राय से इतर अपनी राय को पेश कर सकता है। तो इस तरीके की दलीलें दी गई, और इन दलीलों के बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि अगर अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में किसी को शामिल करना है तो उसके लिए अब संसद में भी 2/3 मेजॉरिटी से वोटिंग हो सकती है। तो आप समझ सकती हैं कि अगर ये वोटिंग हो गई तो मोदी सरकार की नींव हिलने वाली है। मोदी सरकार का पूरा खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि 2/3 बहुमत तो इन लोगों के पास है नहीं। 2/3 बहुमत होता है लगभग 352। अब ये सीटें तो इनके पास है नहीं, इसीलिए इनका जो नारी वंदन ये लोग बिल लेकर आए थे वो भी कैंसिल हो गया। फिलहाल इसी के चलते जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया है, उसके बाद से पूरा खेल फंस गया है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जितना सख्त है, ऐसे हालातों में अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को कैंसिल कर दिया गया तो मुख्य चुनाव आयुक्त के अंडर जितने भी चुनाव हुए हैं वो भी कैंसिल होने की नौबत आएगी। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो वकील फरसात हैं, उन्होंने कहा कि जो नियुक्ति हुई है उसको कैंसिल अभी कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके अंडर हुए चुनावों को भी कैंसिल कर दिया गया तो भयंकर बवाल खड़ा होने वाला है। क्योंकि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक किस तरीके से खेल हुआ, बिहार के चुनावों में क्या हुआ, ये आप जानती हैं। फिलहाल अगर पिछले चुनावों को कैंसिल नहीं किया जा सकता है तो अभी बंगाल चुनावों में गुंजाइश बाकी है, क्योंकि बंगाल चुनावों में तो अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ। बंगाल चुनावों में तो अभी किसी तरीके से किसी ने कार्यभार भी नहीं संभाला। ऐसे हालातों में अगर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाती है या फिर कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव फिर से होता है तो बंगाल में भी फिर से चुनाव होने की नौबत आ सकती है। आपको बता दें कि जो ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं देने का दांव चला है, ये अपने आप में बहुत बड़ा दांव है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि राष्ट्रपति शासन लगाना है, जो करना है वो कर लो, हम इस्तीफा तो नहीं देंगे। ममता बनर्जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंटरनेशनल अदालत तक जाएंगे। तो एक तरफ ममता बनर्जी अड़ गई हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार सिर्फ फंसे नहीं है, मोदी सरकार का पूरा खेल फंस गया है। अब फिलहाल जिस तरीके से ये सुनवाई चल रही है और अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, ऐसे हालातों में बंगाल के चुनावों का क्या होगा, ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का क्या होगा, और ज्ञानेश कुमार चले गए तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, ये देखना होगा। तो ममता बनर्जी के दांव ने जैसे सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने के लिए मजबूर कर दिया, ऐसे हालातों में अगर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी गई तो उनके अंडर में हुए चुनाव का क्या होगा, इस पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।